यस, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, देखिए यहाँ पे दो तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब तो समझ में आता होगा आपको कि दो वेक्टर्स हैं, उनका एडिशन हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले एक होता है इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो तरीके से यहाँ पे एडिशन होता है। ठीक है, पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए फिगर से सीखे। सपोजिंग आपका इस तरीके से ट्राइंगल है, मतलब एक वेक्टर ऐसा है ए बी, ए से लेके बी पे जा रहा है। ठीक है, फिर अगेन बी से लेके सी पर जा रहा है। इस बात पे आप ध्यान दें, ए से लेके बी पे जा रहा है, नेक्स्ट वेक्टर बी से लेके सी पे जा रहा है। यानी कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट वो सेम है। ठीक है, तब हम इनको कैसे ऐड करेंगे, तब हम इनको ऐड करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका सम क्या होगा। ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका सम आपका होगा ए सी। ये भी बहुत मैटर करता है, ए सी होगा या सी ए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बी और बी सी का एडिशन क्या होगा, ए सी, सी ए नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया, ए बी और BC का अगर आप ऐड करो, AB प्लस BC, तो आपको क्या मिलेगा, AC वेक्टर। माइंड इट इज नॉट CA। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले वाले वेक्टर का, जो दो वेक्टर्स आप एडिशन कर रहे हो, जो दो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो, तो पहले वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये आपका सेम होना चाहिए। फिर रिजल्ट आपका क्या आता है, AC। ठीक है, इस AC को आप क्या कहते हो, सम कहते हैं। ठीक है, सम क्योंकि हमने इसको ऐड किया है, सम कहते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट है, ये इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आया, सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज रिजल्टेंट। तो अगर मैं पूछूं ए बी प्लस बी सी का रिजल्टेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए सी। तो बहुत ही आसान है, लेकिन समझने वाली चीजें हैं सारी। तो मैं इस चैप्टर के लिए यही कहूंगी, चैप्टर बहुत आसान है लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर चैप्टर हाथ से गया। मतलब कुछ होता है ना कि अगर आसान है तो सभी को समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा है, मतलब आसान है तो नंबर लेकिन इसमें तभी ला पाओगे जब समझ में आएगा। ये वापस बता दूं, बताती हूँ। ये देखो, इसी को इसलिए ही हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं इसमें, क्योंकि बेसिकली आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। क्योंकि ए बी और बी सी का एडिशन क्या होता है, ए सी। कैसे, मतलब ए बी जो वेक्टर है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत मैटर होता है ना वेक्टर्स में। तो ए बी, जैसे ट्राइंगल में कभी हम साइड लिखते हैं, ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए बी है तो वो ए बी है, बी ए नहीं है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन ए से बी तक जा रही है, ए टू बी है ये। ठीक है, तो ए से लेके बी पे गया और दूसरा वेक्टर बी से लेके सी पर गया। तो पहला वेक्टर ए से लेके बी पे गया, ध्यान रखिए, और दूसरा वेक्टर बी से लेके सी पे गया। यानी पहले वाले का जो लास्ट पॉइंट है, जिसको मैंने बताया था टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, कोई भी वेक्टर ए बी है तो उसके ए पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे और बी को हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। तो जो दो वेक्टर्स आपने ऐड करें, ए बी और बी सी, उसमें क्या खूबी है कि पहले वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये आपका सेम है। ठीक है, तो अगर ये सेम होता है तो इनका एडिशन करके क्या आता है, ए बी और बी सी को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, ए सी। ठीक है, अब AC को आप माइनस सी ए लिख सकते हो, यहाँ से एक और रिजल्ट आता है। मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताती जाऊंगी, तो ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अब ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर ए है, मान लो इसको हमने ए वेक्टर से लिखा हुआ है, एक और फिगर बनाते हैं या फिर इसी में ही बताती हूँ। ये अगर ए वेक्टर से मैंने नाम कर दिया, इसका नाम दे दिया, और ये बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर को बी वेक्टर दे दिया, तो ये ए सी वेक्टर ही आपका ए प्लस बी वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली मैंने ए बी बी सी इस टर्म में भी इसको बता दिया,
और वेक्टर फॉर्म, दूसरी वेक्टर फॉर्म में भी बता दिया, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो ए प्लस बी वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ए सी। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखो यहाँ पे। अच्छा, ए सी को हम माइनस ऑफ सी ए लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू, इसी को भी मैंने माइनस सी ए वैक्टर लिख दिया। अब सी ए वैक्टर जब इधर आ जाएगा, मतलब इस माइनस वाले को इधर ले आते तो प्लस में आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और दूसरी साइड क्या रह गया, जीरो वेक्टर, जीरो रह गया। तो आप खाली जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी वेक्टर लिखेंगे। दूसरी साइड क्या रह गया, जीरो वेक्टर। तो ये भी एक रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ये रिजल्ट आपको क्या बताता है, देखो ध्यान से देखो। अगर एक ट्राइंगल है तो उसमें ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक और सी से लेके ए तक, अगर ये सारे वेक्टर्स को आप ऐड कर दो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। अब हम बना के दिखाते हैं, मैं बना के दिखाती हूँ इसको, इस साइड पे बना के दिखा देती हूँ। छोटा सा ट्राइंगल से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, इसमें वेक्टर पहले क्या जा रहा है, ए से लेके बी तक, रोटेशन देखो, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी पर, फिर सी से लेके ए पर। अगर ऐसा सर्कुलेशन में जा रहा है और मैं कहूंगी इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा जीरो। आप देख रहे हैं, यही यहां से निकल के आया है। ठीक है। और वैसे अगर देखें ए बी और बी सी का रिजल्ट अगर हमें चाहिए, ए बी और बी सी का सम चाहिए, तो वो ए सी होता है। लेकिन अगर आप उल्टा सी ए ले लेते हो, सी ए उसमें ऐड कर देते हो, तो पूरे इसका रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। पूरा रोटेशन में आ गया, ए बी बी सी सी ए, ऐसा सर्कुलेशन में आ गया ना, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो। और वैसे ए बी और बी सी को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए सी। ठीक है, आ गई बात समझ में, बताओ समझ में आ गई बात। यहाँ पे मैंने एक तो ना बच्चे दो चीजें बताई हैं। एक तो मैंने बताया है ए बी और बी सी, अगर इनको ऐड करते हो, ए से लेके बी पे जा रहा है, बी से लेके सी पर जा रहा है, इनको ऐड करते हो अगर, तो अगर मैं पूछूं इनको ऐड करके क्या आएगा, तो आप कहेंगे वो ए सी आएगा। यही बताया मैंने इसमें। और अगर ए सी को मैं उल्टा रोटेशन ले लेती हूँ, इसकी ए सी की जगह सी ए ले लेती हूँ, तो वो पूरा उसका सम क्या होता है, जीरो। बस यही चीज बताई है। उल्टा करने से जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट बताया, ए बी बी सी मिल के ज्वाइन होके सम होके क्या आएगा, ए सी। और अगर उसका मैंने ए सी को सी ए लिखा तो वो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ सी ए, माइनस ऑफ सी ए इधर कर दिया तो इनका रिजल्ट आ गया जीरो। किनका, ए बी बी सी सी ए। यानी पहले का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल ये सेम है, फिर पहले का टर्मिनल ये सी और सी सेम है। मतलब ये देखो, इस ट्राइंगल में रोटेशन में हो गया ना, ए बी बी सी सी ए। अगर ऐसे कोई पूछते हैं, ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है, एक दो नंबर में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वहां पर भी बच्चों को अगर कंसेप्ट नहीं पता हो तो वो समझ में नहीं आता है उनको। तो यहीं से आप देख सकते हो, अगर रोटेशन में पूरी तीनों साइड्स है ना, ए बी, फिर बी से लेके सी पर, फिर सी से लेके ए पर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो वेक्टर। और अगर मैं पूछूं ए बी और बी सी का रिजल्ट क्या आएगा, ए सी। वेक्टर फॉर्म में वैसे पूछूं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए सी क्या है, ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इनके बेस पे और क्वेश्चंस भी करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब आप डिफरेंस देखो, अगर मैं कहूँ इसी तरीके से, इसी फिगर में देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब मैं पूछूं ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर तो आपने समझ लिया कि वो होगा ये ए सी वेक्टर, क्योंकि वो ट्राइंगल में, मतलब ए बी और बी सी कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं ना, उनको ज्वाइन करके ट्राइंगल बना देते हैं। तो जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होती है ना, ए से लेके सी तक, वही होता है ए प्लस बी। इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो एक और चीज बताती हूँ, दिस इज आउट ऑफ योर कोर्स बट बताती हूँ, समझाती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे ए बी ऐसा वेक्टर है कोई, ठीक है, और कहीं और पे बी सी वेक्टर है, कहीं अलग से है, ऐसे। ठीक है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मान लो ऐसे। तो अगर इन दोनों को ऐड करना है ना, तो ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल पैरेलल हम इसके शिफ्ट कर देंगे और बी पे ज्वाइन करा देंगे। ये इसके पैरेलल पैरेलल आता गया, पैरेलल पैरेलल आता गया, और बी पे ज्वाइन कर, मतलब इस वेक्टर को उठा के ना हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को इन दोनों का एडिशन चाहिए, तो शिफ्ट कर दिया, मैं बी पे ले आई। एडिशन के लिए हमेशा मेरे को यही करना है कि ना दोनों वेक्टर्स का ना एक पॉइंट ज्वाइन हो जाए।
जब ज्वाइन हो जाएगा तो ट्राइंगल की दो साइड्स मिल जाएंगी और ट्राइंगल का तीसरा साइड हो जाएगा उसका एडिशन। बशर्त ये है कि हमेशा ए से लेके बी पर और बी से लेके सी पर गया, तब उसका एडिशन होगा ए से लेके सी पर, यानी इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जरूरी नहीं ना हमेशा ऐसे ज्वाइन करके ही हो, जो दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कहीं दूर भी होगा तो आप उसको पैरेलल कर करके उससे ज्वाइन करा देते हो ताकि हम ट्राइंगल बना पाए उससे। तो ट्राइंगल बनाने से ही हमें एडिशन मिल पाता है हमेशा, इसलिए इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। और ये तो मैंने एक वैसी जनरल सी बात बता दी कि ऐसा हम करते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ऐसे वेक्टर्स नहीं है जिनको उठा के आपको शिफ्ट करना पड़े, ऑलरेडी शिफ्टेड होते हैं वो। ठीक है, चलो अब डिफरेंस देखो। अभी हमने सम किया, अब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी, इन्हीं दो वेक्टर्स का डिफरेंस बताती हूँ, टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब डिफरेंस देखो ध्यान से, वही सेम फिगर बनाती हूँ मैं। ये हो गया ए से लेके बी पर ए वेक्टर, और बी से लेके सी पर ये सी हो गया, दिस इज योर बी वेक्टर। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस बी तो हमें पता चल गया वो ए सी होगा, ये ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी क्या हुआ, देखो अब मैं बताती हूँ। ए माइनस बी, देखो इसमें बी का ना नेगेटिव आता है ना, तो बी का नेगेटिव क्या होता है, जैसे बी आपका वेक्टर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी होता है। बी अगर ये है तो माइनस बी क्या होगा, रेड पेन से बना के बताती हूँ। माइनस बी आपका ये हो जाएगा, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। आई बात समझ में, लेंथ उतनी ही ले लो। अब मैं लेंथ एग्जैक्टली स्केल से मेजर करके नहीं बना रही, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, यही होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो ये मान लो टू लेंथ का है तो ये भी मैंने टू लेंथ का ही ले लिया सपोजिंग, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया तो ये हो गया माइनस बी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ डी। अब ये देखो, ए से लेके बी पर जा रहा है, ये हो गया ए वेक्टर, फिर बी से लेकर डी पे जा रहा है, ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो ए और माइनस बी को मैं ऐड कर सकती हूँ, और वो ऐड करके क्या मिलेगा मुझे, ए डी, वो मिलेगा मुझे ए डी। अभी मैंने ऊपर सिखाया ना, ऐड करते हैं तो क्या होता है, ए से लेके बी पे जा रहा है, बी से लेके डी पे जा रहा है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए डी। और ए डी होगा ए और माइनस बी का सम, यानी ए माइनस बी। तो ये हो गया डिफरेंस। ऐसा एक क्वेश्चन शायद आपके एनसीईआरटी में क्या है, अजीब सी फिगर दे देते हैं और उसमें कुछ वेक्टर दे देते हैं और कोई साइड पूछ लेते हैं ये क्या होगी। जैसे ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, तो बताओ ए सी क्या होगा। ए सी आपको पता है क्या होगा, ए सी इज ए प्लस बी। ये मैंने उल्टा मार्क कर दिया, ए सी ऐसे होगा ना, ए और बी का सम ए सी होगा। ठीक है, सी ए नहीं होगा, ए सी होगा। ऐसे ही डिफरेंस कहाँ पे निकला, ये जो बी है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने बना दिया माइनस बी। अब नीचे वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो ए बी आपका ए वेक्टर है, बी डी आपका माइनस बी वेक्टर है, ए और माइनस बी को जब ऐड करोगे तो हमें ए डी मिल जाएगा। तो ए डी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ए और माइनस बी को ऐड किया है तो ए माइनस बी मिल गया। आया डिफरेंस समझ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक और लॉ है, ये तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया, एक और लॉ है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉ अलग अलग क्यों हैं अभी बताती हूँ। मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है, उसमें ट्राइंगल लॉ था, ये पैरेललोग्राम लॉ है। वो ट्राइंगल लॉ क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल के जरिए, ट्राइंगल के थ्रू हम ऐड कर रहे हैं ना इनको, ट्राइंगल फॉर्म करा देते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर आप नाम से समझ पा रहे हो कि यहाँ पैरेललोग्राम बना देंगे, यानी कि हम उन वेक्टर्स को, तो बेसिकली आपका ट्राइंगल लॉ से ही आपका पैरेललोग्राम लॉ बना है। तो पहले मैं पैरेललोग्राम लॉ समझा देती हूँ होता क्या है। तो एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, मुझे ऊपर वाली लाइन नहीं बनानी चाहिए थी, पहले ये बनाती हूँ, ओ ए, ये ओ पॉइंट ले लिया। ठीक है, ओ ए ले लिया मैंने, ये ओ ए वेक्टर हो गया और ये हो गया ओ बी वेक्टर।
अब देखो ध्यान से, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर अगर मैं इसका सम चाहती हूँ, ठीक है, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, ऊपर वाली लाइन सपोजिंग अभी नहीं है, खाली यही है, ओ ए और ओ बी है। इफ आई वांट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये ए वेक्टर ले लो और ये बी वेक्टर ले लो, तो ऊपर अभी हमने जो ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, ट्राइंगल लॉ जैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसमें तो ये था जहाँ पे ना आपका फाइनल पॉइंट आ रहा है ओ ए का, वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू होता है ना, ये था उसमें। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ओ से ही दोनों शुरू हो रहे हैं, ओ ए और ओ बी, तो दोनों में यही फर्क है। जब वैसा हो कि एक वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा उसी से शुरू हो रहा है, तब तो ट्राइंगल लॉ लगता है। लेकिन जब ऐसा हो कि एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, तब पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अभी ये बताया कि पैरेललोग्राम लगेगा कहाँ पर, मतलब कैसे पहचान होती है ट्राइंगल लॉ की और पैरेललोग्राम लॉ की, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब क्या है, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा कैसे, हम क्या है ओ ए और ओ बी से एक पैरेललोग्राम बना देंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम हमेशा हम बना सकते हैं, ओ ए के पैरेलल ऊपर एक लाइन बना दी, ओ बी के पैरेलल यहाँ पे नीचे एक लाइन बना दी, तो ये बन गया ना पैरेललोग्राम। अब ये जो डायगोनल होगा ना इसका, इस पॉइंट को मैं सी दे देती हूँ, डायगोनल होगा ना ओ सी, ओ सी होगा ए और बी का सम, यानी कि ओ सी होगा हमारा ए प्लस बी। आई बात समझ में। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे ऐसे हैं जो दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिन कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, दे आर द को इनिशियल वेक्टर्स, तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दोनों ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, जो भी पैरेललोग्राम आप फॉर्म करेंगे उसका जो डायगोनल होगा ना, तो यहाँ पे डायगोनल जैसे मैंने ओ सी लिया है, तो जो भी डायगोनल होगा वो होगा ए और बी का सम। ठीक है, तो ओबी के पैरेलल हमने यहाँ पे बनाया, तो इसकी भी डायरेक्शन सेम है, ओए के पैरेलल भी बनाया तो बीसी की भी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, इसी तो जो डायगोनल होगा ओ सी, वो होगा ए प्लस बी। आई बात समझ में। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ट्राइंगल लॉ से कैसे आया। ये ट्राइंगल लॉ से ही बना है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, कैसे बनाए अब मैं बताती हूँ, अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो। नीचे वाला ट्राइंगल देखो, सबसे पहले मान लो यही ट्राइंगल था, ओ ए और ए सी, ए सी आपका बी वेक्टर है मान लो। अब ओ ए और ए सी, ओ ए आपका ए वेक्टर है और ए सी आपका बी वेक्टर है, सो यू नो इजीली कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ओ सी। अभी मैंने ऊपर बताया था ओ से लेके ए पे जा रहा है, फिर ए से लेके सी पे जा रहा है, तो इसका सम क्या होगा, ओ से लेके सी पे जाएगा। और ओ ए अगर ए वेक्टर है, ए सी आपका बी वेक्टर है, तो ओ सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। यही हो गया ना ट्राइंगल लॉ। लेकिन अब हम इसमें इसी इसी को पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनाते हैं, जो बी वेक्टर है ना, आप इसको उठा के, आपके कोर्स में जो ये सारे ना फ्री वेक्टर्स हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, आप कभी भी उनको उठा के ना कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, बशर्त ये है उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो आप एसी को उठा के यहाँ पे ओबी की तरफ शिफ्ट कर गए, ऐसे अगर आप शिफ्ट कर देते हो, ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, ए सी को उठा के ओ बी की तरफ आपने शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास यही तो बचा ओ ए और ओ बी। अच्छा, शिफ्ट किया, ए सी को शिफ्ट किया, तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर हो गया, तो ए और बी, इसका सम ये ए प्लस बी तो हो गया। अभी ट्राइंगल में भी हमने पढ़ा है, नीचे इस वाले ट्राइंगल में पढ़ा है ए और बी का, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। अगर हम ये बी उठा के यहाँ कर देते हैं, तो अगर ए और बी इस सिचुएशन में होंगे, तो हमें पता चल गया कि इसको ही ए प्लस बी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप बस यहाँ पे ये सीख लें, इतना समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ऐसे दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वहां पे पैरेललोग्राम लगता है, पैरेललोग्राम लॉ लगता है। कैसे, आप उन दो वेक्टर्स को यूज करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो बन जाता है आपका ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ये पैरेललोग्राम आपको क्या हुआ, यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर। ओ ए आपका ए वेक्टर है, ओ बी आपका बी वेक्टर है, तो ओ सी आपको ए प्लस बी मिल जाता है, दिस इज योर ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है,
नाउ एनी डाउट्स? तो ये तो आपका एडिशन का हो गया, फिर आपको मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगी। हम्म। नहीं, ट्राइंगल में तो जो दो होते हैं ना, उनका टर्मिनल और इनिशियल ऐसे सेम होता है। ए बी का लास्ट वाला टर्मिनल और बी सी का इनिशियल, ये दो सेम होने चाहिए, तभी तो रोटेशन ऐसे जाएगी, ए से लेके बी पर, बी से लेके सी पर, तो फिर ए सी हो जाता है इसका सम। ट्राइंगल में ऐसे होता है, ट्राइंगल में इनिशियल वाला सेम नहीं होता, पैरेललोग्राम में इनिशियल वाला सेम होता है, यही तो डिफरेंस है दोनों में। पैरेललोग्राम में इनिशियल वाला सेम हो गया, ओ ए और ओ बी में इनिशियल वाला ओ सेम हो गया, यही फर्क है दोनों में। हालांकि एक दूसरे से ही जनरेट हुए हुए हैं ये लॉ, लेकिन ये दो लॉ अलग अलग इसलिए बना दी ताकि क्वेश्चंस में अगर दो, बस ये दो ही तरह की सिचुएशंस हो सकती है, ऐसी सिचुएशन है तो ये वाला लॉ लगा दो, ट्राइंगल लॉ वाली सिचुएशन है तो वो वाला लॉ लगा दो। ठीक है, चलें आगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये बताऊंगी। अब तो हमने एडिशन किया है, अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोई भी एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, ये सीखेंगे हम। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बच्चों देखो, पहले तो मल्टीप्लीकेशन में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, आप ऐसा ही समझ रहे होंगे, तो वो तो बड़ी बात हो जाती है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, उसमें बहुत तरीके से मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, दो चीजें होती है उसमें, तो वो आएगा बाद में, और उसके बेस पे, दोनों के बेस पे अलग अलग एक्सरसाइज है। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर एक अलग एक्सरसाइज है आपकी थर्ड एक्सरसाइज, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर अलग एक्सरसाइज है, दैट इज योर फोर्थ एक्सरसाइज। तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं, अभी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं कर रहे, किसी भी एक वेक्टर को एक स्केलर से प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो मल्टीप्लीकेशन अभी मैं बताऊंगी। जैसे हमने मैट्रिसेस किया था, ठीक है, नई चीज हमने एक मैट्रिसेस करी थी, फिर उसके बाद उसका एडिशन सीखा था, उसका डिफरेंस सीखा था, और जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आई थी तो पहले हमने सीखा था कोई भी एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले वो सीखा, उसके बाद फिर दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बाद में आएंगे। मतलब पहले आपको ये सीखना पड़ेगा एक वेक्टर को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। जो आप सोच रहे हैं शायद माइंड में सुनकर, एग्जैक्टली वैसा ही है। कैसे, क्या मतलब है इसका, आप समझाती हूँ मैं। मान लो कोई एक ए वेक्टर है, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, पहले ए वेक्टर है, सपोजिंग एक्स, एक्स, ये तो जनरल हो गया, कुछ और ले लेते हैं, टू, टू आई माइनस थ्री जे प्लस के, ये वेक्टर है। ठीक है, और मेरे को निकालना है टू ए वेक्टर, सिंपल सी बात, टू इज अ स्केलर, और मैं ए वेक्टर में टू मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं हर एक एलिमेंट को, अच्छा इनको कहते हैं कॉम्पोनेंट्स, ये चीजें भी अभी आपकी आएंगी धीरे धीरे। ये जो टू आई माइनस थ्री जे और के, ये होते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स। अभी मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, अभी दोबारा से। तो ये हो गए कंपोनेंट्स, और मेरे को ए, अगर मेरे को ये वेक्टर दिया है, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट टू ए वेक्टर, तो हर एक कंपोनेंट को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मिल जाएगा फोर आई माइनस सिक्स जे, साइन विल रिमेन द सेम जो भी है, प्लस टू के। ठीक है, सो थ्रू एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब मैं जनरल आपको बता देती हूँ कि लैम्डा ए, जैसे ए है तो लैम्डा ए क्या होगा, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे वो हमें क्या मिलेगा, इट इज अ वेक्टर जिसका डायरेक्शन, कोई भी एक वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की हम बात करते हैं ना, तो इस वेक्टर की, कोई भी एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन एक वेक्टर ही होगा ना वो, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा मैं बता देती हूँ। डायरेक्शन, डायरेक्शन इट डिपेंड्स ऑन लैम्डा। ठीक है, वो अगर लैम्डा अगर नेगेटिव होगा, अगर मैं इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करती तो ए के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। आई बात समझ में। सो इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ लैम्डा, ये जो स्केलर है आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है ना, तो डायरेक्शन इट डिपेंड्स ऑन लैम्डा।
अगर लैम्डा आपका नेगेटिव है तो ए की ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, और लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो वो ए की डायरेक्शन में ही रहेगा, द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर मॉड ऑफ लैम्डा इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, जो भी ए का मैग्नीट्यूड रहा होगा उसमें हमने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया तो मॉड लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड है, लेंथ की बात हो रही है, तो लैम्डा आपका नेगेटिव भी हो सकता है ना, इसलिए लैम्डा पे भी हमने मॉड लगा दिया, मॉड लैम्डा इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसको देख के घबराओ नहीं, मैं बताते टाइम भी मेरे को लग गया, मैंने कहा कुछ ज्यादा बता दिया मैंने बच्चों को, ज्यादा तुम्हें ज्यादा चलो थियरी नहीं बताऊंगी ऐसे घबराओ नहीं, मेरे पास बड़े सारे भयानक आइकन्स बने आ गए हैं, तो घबराओ नहीं, देख के जो क्वेश्चन करेंगे ना, एग्जाम्पल तो समझ में आ गए ना, बस यही है, एग्जाम्पल समझ में आ गए तो बहुत है, उतना ही करना है हमें बस। जो मेन चीजें तो वैसे मैं प्रैक्टिकली समझा दूंगी, थियरी पे ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा थियरी बता ही नहीं रही, बस मैंने तो ये हाँ, बस मैं दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे, बस यही बताना चाह रही थी मैं, कोई भी एक स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे हर बार ना कोई भी नया टॉपिक हम करते हैं ना, यही सीखते हैं पहले कि क्या वो वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा। तो पहले बात, जैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता ही है ना, रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी या स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आती है लैम्डा ए, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जबकि वो एक वेक्टर है तो हमें उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही पता होने चाहिए, तो वो चीज मैं बता रही थी। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ए की डायरेक्शन ही रहेगा, और लैम्डा नेगेटिव है तो ए से ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड तो वही होगा ऑब्वियसली, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिसको ये चीज भयानक लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चंस करेंगे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों रीजॉइन कर लेना प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा लंबी क्लास ले लेंगे ना आज तो अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा लंबी नहीं लूंगी, बट क्योंकि ना ये चीजें ऐसी हैं, अगर यहाँ पे छोड़ दिया ना तो ये भी भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं एक फॉर्मूला बता रही हूँ ए कैप का। ए कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। मतलब ए की डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया एक हिसाब से, ए कैप यूनिट वेक्टर आपको समझाया था जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ पे क्यों बताया मैंने, मैं आपको बता देती हूँ। अगर लैम्डा हमारा ये हो गया 1 by द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अभी पीछे लैम्डा की बात करी थी ना, तो लैम्डा हमारा ये भी हो सकता है 1 by द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर लैम्डा हमारा ये हो जाता है ना तो ये पूरी चीज इसको ए कैप कहते हैं। ठीक है, बस इतना सुन लो, जब इसका यूज होगा मैं बता दूंगी आगे, तभी बता दूंगी। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, जो भी मैंने बताया था कि मैं आपको दोबारा बता दूंगी। एक पी पॉइंट है, सपोजिंग एक्स वाई जेड है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स लेते हैं वैसे नॉर्मली, ये जेड ले लो। पी एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ओपी हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, लास्ट टाइम मैंने बताया था ओपी इज द पोजीशन वेक्टर, और ये सपोजिंग आर से हमने डिनोट किया। तो आर वेक्टर आपका क्या है, एक्स आई, या आर या ओपी वेक्टर कह लो, इसको एक ही बात है।
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कोई भी एक पॉइंट है उसको हम वेक्टर फॉर्म में इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये समझ लो पहले। कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट में आई लगा देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट में जे लगा देते हैं, जेड कोऑर्डिनेट में के लगा देते हैं। सिंपल सी बात। अगर ये होता 2 3 4 तो ये 2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाता। ठीक है। और इनको अलग अलग एक्स वाई जेड को हम कहते हैं कॉम्पोनेंट्स। ठीक है। एक्स वाई जेड को हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ भी दो बातें हैं, अभी बता दूंगी फर्क दोनों में। ये हो गए स्केलर कॉम्पोनेंट्स। एक्स वाई जेड क्या हुए, स्केलर कॉम्पोनेंट्स। और अगर वेक्टर कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो वो क्या हुए, इनके साथ बस वेक्टर लगा दो। ये यूनिट वेक्टर हो ना। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स आई वाई जे और जेड के ये हुए वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हुए वेक्टर कंपोनेंट्स। दोबारा बता रही हूँ, एक्स वाई जेड तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई जेड हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। और अगर वेक्टर कंपोनेंट्स पूछा जाए तो वो क्या हुए, एक्स आई वाई जे और जेड के। तो आई जे के ये क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था जिसके ऊपर कैप आ जाता है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है। सो आई कैप जे कैप और के कैप ये क्या होते हैं, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स along आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ होती है, और जे कैप की वाई एक्सिस की तरफ होती है, और के कैप की जेड एक्सिस की तरफ। अलॉन्ग द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। यानी कि देखो समझाती हूँ, आई कैप जे कैप के कैप समझाती हूँ। मान लो ये ओ एक्स है ना आपका, यहाँ पे 1 यूनिट मेजर कर लिया, मान लो इतना है। ठीक है। 1 यूनिट मेजर कर लिया और इसको मैंने ओ ए नाम दे दिया, तो ओ ए हो गया आपका आई कैप। आई बात समझ में, ओ ए वेक्टर, ये वेक्टर हुआ आई कैप। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे मैंने 1 यूनिट मेजर करके उसको मार्क कर दिया बी, तो ओ बी हो गया जे कैप, एक यूनिट लेंथ का। अब वो यूनिट आपका मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जेड एक्सिस पे 1 यूनिट का अगर हमने मेजर कर लिया और उसको नाम सी दे दिया, तो ये हो गया के कैप। दिस इज योर के कैप। ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए अगर मैं पूछना चाहूँ तो 1,0,0। दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ से ऐसी चीजें अगर मैं आपसे पूछूंगी बताऊंगी तो आपको क्लियर होगी फिगर। बी के कोऑर्डिनेट्स जैसे क्या है, 0,10। सी के क्या है, 0,0,1। तो आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग। अलोंग हमेशा क्या होता है, वो डायरेक्शन बताता है, क्योंकि वेक्टर्स है तो इनकी डायरेक्शन होगी ना कुछ ना कुछ। तो आई कैप क्या हुआ, उसकी लेंथ 1 है और वो ओ एक्स की डायरेक्शन में है। जे कैप क्या हुआ, उसकी भी लेंथ 1 है और वो ओ वाई की डायरेक्शन में है। के कैप उसकी भी लेंथ 1 है और वो ओ जेड की डायरेक्शन में। आई बात समझ में। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कंपोनेंट सीखे, कोई भी वेक्टर की अलग अलग ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स आपके पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन जीरो भी हो सकते हैं, किसी किसी में आई कैप जे कैप नहीं होता है, कुछ एक मिसिंग होता है या 2 मिसिंग होते हैं। ठीक है। अब कंपोनेंट वाइज एडिशन देखो। एडिशन अभी ऊपर वैसे देखा ना, कंपोनेंट वाइज एडिशन कैसे होगा, सिंपल होगा। ए वेक्टर मान लो आपका, दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनको आपने ऐड करना है। ठीक है। अब ए वेक्टर कंपोनेंट वाइज सपोजिंग ऐसे लिखा गया, a1i प्लस a2j प्लस a3k, कंपोनेंट वाइज ऐसे लिखा गया। और बी वेक्टर लिखा गया b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ऐड कैसे करोगे, व्हाट इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कंपोनेंट वाइज आप ऐड करते हैं। आई कैप का कंपोनेंट्स ऐड करेंगे पहले दोनों में, यानी कि a1 प्लस b1i
प्लस फिर जे कैप का ऐड करेंगे, बस एडिशन ऐसे ही करना है, कितना सिंपल है। और के कैप का ऐड कर दो फिर A3 प्लस B3 के, ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। वो ज्योमेट्रिकली बताया था मैंने, जो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम वो ज्योमेट्रिकली, अगर वैसे मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म में आपको ऐड करना है तो ऐसे कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ रिमार्क्स आपको बताती हूँ, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थियरी हो गया, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो वहीं से आपको क्लियर होंगी चीजें, थियरी अप्लाई कैसे करेंगे। रिमार्क, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ये रिमार्क किस लिए बता रही हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रही, मैं उतनी ही बता रही हूँ जितनी रिक्वायर्ड है, और ये भी बहुत जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, इसलिए बता रही हूँ मैं पहले से ही। ए एंड बी आर कोलिनियर, ऑल दो मुझे पता है एकदम से आपके दिमाग में सारा क्या है खिचड़ी बन गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में जब जब जो जो चीज यूज होगी दोबारा दिखा दूंगी यहाँ पे कि ये चीज मैंने बताई थी और ये यूज हुआ है। चलो, अब ए एंड बी आर कोलिनियर, कोलिनियर हमने समझा था लास्ट क्लास में, दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं वो, और दे आर ऑन द सेम लाइन, मतलब या तो सेम लाइन होते हैं अलोंग द सेम लाइन, या वो पैरेलल होते हैं। डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोलिनियर क्या होते हैं, वो सेम लाइन के अलोंग होते हैं या वो पैरेलल होते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है। अब मान लो ए और बी कोलिनियर है, ठीक है, ए और बी कोलिनियर है, तो यानी कि बी एक ए का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। ये सिमरन